नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सिन्हा आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल स्टडी ईक्यू पर। दोस्तों, संविधान के टॉप 10 एमसीक्यूज़ जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया है उससे टॉप 10 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में लेके आया हूं। तो दोस्तों, इसको शेयर करना ना भूलें। और ये जो टॉप 10 क्वेश्चन है आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए ज़रूर दिखे हुए मिलेंगे, ठीक है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 10 एमसीक्यूज़ हैं, चाहे छोटा स्तर का पेपर हो चाहे बड़ा स्तर का, आपको ये काम आने वाला है। और आज हम सिर्फ एमसीक्यूज़ ही लगाना नहीं सीखेंगे, एक एक एक्ट को एक बेहतर समझ के साथ सीखने का प्रयास करेंगे। ये एमसीक्यूज़ तो एक तरीका है सिखाने का, इसके माध्यम से हम आपको एक एक एक्ट के बारे में नॉलेज देना भी शुरू करेंगे। जिनको आता है नॉलेज उनके लिए रिवीजन होगा, जिनको नहीं आता उनको कुछ नया सीखने का प्रयास मिलेगा, उनको नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। तो दोस्तों इसका सही आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सर्वोच्च न्यायालय जो कि कोलकाता में उस समय था, अब तो दिल्ली में है, स्थापित किया गया था, ठीक है। ये एक्ट तो 1773 था, लेकिन जो सन था वो 1774 था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो ईयर था वो 1774 था, लेकिन जो एक्ट था वो 1773 था। तो 1774 में कोलकाता न्यायालय की, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। इसमें 4 जज थे, जिसमें कि एक जो है मेन जज था और 3 उसके साथ थे, इसमें चारों के नाम इस प्रकार है। सर एलियाज इम्पे जो कि मुख्य न्यायाधीश थे, सर एलियाज इम्पे जो कि मुख्य न्यायाधीश थे, चैम्बर्स नाम था, लिमेंस्टर नाम था और हाइड नाम था। क्या नाम था? सर एलियाज इम्पे नाम था, चैम्बर्स नाम था, लिमेंस्टर नाम था और हाइड नाम था, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। तो पिट्स इंडिया एक्ट, भारत का पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था, चार्टर एक्ट 1813 में आया था, एक चार्टर एक्ट 1833 में आया था, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ये थोड़ा सा चर्चा हम करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में, क्योंकि 1773 सामने आया है। दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेगुलेटिंग एक्ट है, इस लिहाज से कि एक तो कोलकाता में स्थापना हुई थी। दूसरा, अगर हम बात करें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, उस समय जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ, और एक सीक्रेट कमेटी की स्थापना की गई थी, ठीक है। एक सीक्रेट कमेटी की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा, जो कि ब्रिटेन के उस समय के प्रधानमंत्री थे। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी आपको बात ध्यान आपने सर्वोच्च न्यायालय वाली ध्यान रखनी है, ठीक है। और तीसरी आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो शासन था, जो शासन का समस्त सैनिक था, वो सिविल शक्तियों को गवर्नर जनरल तथा उसके 4 सदस्यीय परिषदों में सौंप दिया गया था, ठीक है। आपको एक बात ये याद रखनी है, ठीक है। और आपको तीसरी बात ये याद रखनी है, ठीक है। ठीक है, अभी इतना ही ध्यान रखिए इस एक्ट के बारे में, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट अभी आगे आता है, तब फिर हम पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बात करते हैं। इसके किस राज्यलेख में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी? किस राज्यलेख में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो ये 1726 का राज्यलेख, 1726 के राज्यलेख में विधि बनाने की शक्ति जो है वो दे दी गई थी। तो किसे दे दी गई थी? ये दे दी गई थी कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों तथा उनकी परिषदों को। किसको? कोलकाता, मुंबई और मद्रास के प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों तथा उनकी परिषदों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान दे दी गई थी। इससे पहले ये शक्ति किसके पास थी? इससे पहले ये शक्ति इंग्लैंड में स्थित निदेशक, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास नहीं थी। इंग्लैंड के पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उनके पास थी, ठीक है। लेकिन इस 1726 का जो राज्यलेख आया था उसमें जो है ये शक्ति जो है वो किसको दे दी गई थी? कोलकाता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों को। अच्छा दोस्तों, एक बात एक ध्यान रखने की बात है, जो 1600 का चार्टर एक्ट था, देखिए इसमें तो बस एक ही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी 1726 के राज्यलेख में। 1600 के चार्टर एक्ट में एक बात ये ध्यान रखने की बात है कि जो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना
पूर्वी देशों में करने के लिए 15 वर्षों तक व्यापार करने की सर्टिफिकेट दिया था। सिर्फ और सिर्फ कितना, 15 वर्षों तक व्यापार करने का सर्टिफिकेट दिया था, जिसमें कि एक गवर्नर था। किसको दिया था? एक गवर्नर था और 24 उसके साथी थे, मतलब टोटल 25 लोग थे जिनको सिर्फ और सिर्फ 15 वर्षों तक व्यापार करने का अनुमति दिया था पूर्वी देशों में, ठीक है, जिसमें कि भारत आता है, ठीक है। बाकी अभी आगे और आते हैं। तो 1773 वाला मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया 3-4 बातों का। 1726 में सिर्फ और सिर्फ यही जो मैंने विधि बनाने की शक्ति है इसकी बात करी। 1600 वाला बता दिया। अब 1781 का सेटलमेंट एक्ट अभी आगे आएगा तो फिर उस पर बात किया जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये कहता है कि द्वैध शासन व्यवस्था कब आरंभ हुई? तो द्वैध शासन व्यवस्था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में स्थापित हुई। द्वैध शासन व्यवस्था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में स्थापित हुई, ठीक है। एक बात ये इस बारे में जानकारी रखनी बात है। और दूसरा एक चीज़ ये जिसमें है कि इस एक्ट को हम लोग कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। पिट्स इंडिया एक्ट को एक और नाम से जानते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। ठीक, इसमें दो, और इसमें एक बात, इसमें बस यही दो ही बात ध्यान रखिएगा। एक तो द्वैध शासन की व्यवस्था आरंभ हुई थी कब? 1784 में। और एक इसको किस नाम से जानते हैं? एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सिर्फ दो ही बातें ध्यान रखने योग्य हैं। अगर एक बात और आप एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं तो ये चीज़ रख सकते हैं कि जो राजनीतिक मामलों का प्रबंध के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मतलब BOC शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, BOC का गठन किया गया था इस एक्ट के तहत। BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किसके तहत किया गया था? ये पिट्स इंडिया एक्ट, जिसको सेटलमेंट एक्ट भी कहते हैं, जिसमें द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक्ट जो है ये इसमें शुरू किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो ये 1773 के एक्ट में ही जो है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ठीक है। अच्छा, प्रथम, और इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखने लायक है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में मैंने बता दिया, द्वैध शासन लागू हुआ था, द्वैध शासन आरंभ किया गया था और इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, आगे अभी और एक्ट आते हैं तो फिर इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मतलब एक इंपॉर्टेंट है, जल्दी लोग कवर नहीं करते हैं। तो जाहिर सी बात है इसके जो टॉप 10 क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे या मिलते होंगे, जैसा कि आप लोग अनुभव ज़रूर किए होंगे, ठीक है। तो अगर शेयर नहीं किए तो दोस्तों को शेयर ज़रूर करते हैं, ठीक है, ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए और मेरा भी भला हो जाए, ठीक है। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के माध्यम से बनाया गया था? बंगाल के गवर्नर जनरल को, अभी पिछला क्वेश्चन क्या था? पिछला क्वेश्चन ये था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब जो अगला क्वेश्चन है वो कहता है बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के माध्यम से बनाया गया था? तो यार ये बनाया गया था 1833 का चार्टर एक्ट। जो 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसी के माध्यम से जो है ये क्या नाम, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। मतलब शक्ति धीमे धीमे बड़ी होती है ना, स्थापित करते हैं। पहले हमने बंगाल में किया, उसके बाद संपूर्ण भारत में कर दिया, ठीक है। तो ठीक है, तो 1813 का चार्टर एक्ट के बारे में क्या कहता है? 1813 का चार्टर एक्ट भी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। 1813 चार्टर एक्ट कहता है, इसमें एक ही चीज़ है ध्यान रखने योग्य, क्योंकि जो कंपनी है उसने भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। क्या समाप्त कर दिया था? भारतीय कंपनी के भारतीय व्यापार का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। मतलब था क्या ना, मतलब जितने भी व्यापार होते थे सब में एकाधिकार प्राप्त हुए, लेकिन धीमे धीमे उसको ख़त्म कर दिया गया था। एक बात ये, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने की बात ये है कि चीन के साथ जो चाय का व्यापार के संबंध था उसको 20 वर्षों तक का एकाधिकार दे दिया गया था। 20 वर्षों तक का एकाधिकार इसमें दे दिया गया था। सब कुछ का एकाधिकार ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन जो है चाय के संबंध में चीन के साथ अपना व्यापार चल रहा था, ठीक है। 20 वर्षों तक दे दिया गया था, ठीक है। और कंपनी का जो कि मैंने बताया कि 1600 में 15 वर्षों के लिए दिया गया था, अब उसको 20 वर्षों के लिए अधिकार पत्र को और बढ़ा दिया गया था 1813 में, ठीक है। ठीक है, ये बात आपको 1807 में कोई अधिनियम नहीं आया था, 1807 तो ऐसे ही गया। और 1861 में एक अधिनियम आया था, 1861 का अधिनियम जो है वो अभी आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है।
फिर क्या था, शाही उपाधि अधिनियम कब पास हुआ, शाही उपाधि अधिनियम कब पास हुआ, शाही उपाधि अधिनियम 1876 में पास हुआ। कब हुआ, 1876 में पास हुआ। इसमें हुआ क्या था कि 28 अप्रैल 1876 को 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया था। भारत की क्या घोषित कर दिया गया, साम्राज्ञी, ठीक है, ये घोषित कर दिया गया था। तो इसीलिए इसको शाही उपाधि अधिनियम कहते हैं, ठीक है। एक प्रकार से मान चलिए जो वहाँ की महारानी विक्टोरिया थी उनको भारत का क्या घोषित कर दिया गया था, साम्राज्ञी, ठीक है। तो यही शाही उपाधि अधिनियम कहलाता है, ठीक है। 1876 में, आप डेट ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया था। मार्ले मिंटो आए थे 1909 में, मार्ले मिंटो आए थे 1909 में। देखिए मार्ले मिंटो सुधार में आपको दो बातें, एक या दो बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात है, मार्ले मिंटो सुधार में कौन मार्ले कौन था, मिंटो कौन था, ठीक है। देखिए मार्ले कौन था और मिंटो कौन था, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। देखिए जो मार्ले थे वो हमारे भारत सचिव, जो मार्ले थे, मार्ले साहब जो हैं वो भारत सचिव थे, ठीक है। और जो मिंटो थे ये कौन थे, वायसराय थे, क्या थे, वायसराय थे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो मार्ले मिंटो में मार्ले कौन थे, सचिव थे, और मिंटो कौन थे, भारत के वायसराय थे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जो 1858 आई नहीं, 1858 वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। 1858 में एक पद बनाया गया था जिसको राज्य सचिव कहा गया था। क्या, राज्य सचिव का पद जो है वो किया गया था, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में 1858 था, 1858 नहीं था, चलिए कोई नहीं, इसमें ध्यान दीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए है, मार्ले मिंटो 1909 में आया था, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया था ना, इन्होंने इस अधिनियम में एक बहुत ही भयानक चीज़ करी थी जिसको कहते हैं फूट डालो और राज करो की नीति। फूट डालो और राज करो की नीति जो है वो इसी अधिनियम में बताया, इसी एक्ट में मतलब आपको पढ़ने को मिलता है, फूट डालो और राज करो नीति। इसमें हुआ क्या था कि इन्होंने मुसलमानों के लिए, मतलब मुस्लिम्स के लिए एक पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचक क्षेत्र की व्यवस्था कर दी गई थी। पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचक क्षेत्र की व्यवस्था कर दी गई थी। इसी को हम फूट डालो राज करो की नीति कहते हैं, क्योंकि जब अलग अलग हो जाएगा तो लोगों में डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव की भावना ज़्यादा आएगी, फूट पड़ जाएगी, ठीक है। तो इसी के लिए लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मोरेले से एक लिखा कि हम नाक के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा, ठीक है। लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मोरेले को लिखा, एक पत्र लिखा, मतलब उसमें तो पत्र ही चलता था, व्हाट्सएप और फेसबुक तो नहीं आए हुए थे, तो उसमें लिखा कि हम नाक के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। ये बात सोचिए, ये वो लोग जानते थे। इसी को फूट डालो और राज करो की नीति कहा गया, ठीक है। 1910 नहीं था, 1911, 1912 सब कोई एक्ट नहीं था, 1909 था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार के बारे में अगर हम बात करें तो ये मेनली आया किस लिए था, ये मेनली जो है वे कह सकते हैं कि जो इनके पुराने एक्ट थे, जो आपका 1861 और जो पिछले एक्ट थे उसको सुधार कर के लिए ये आए थे, ठीक है। और एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पिता कहा जाते हैं। क्या कहते हैं, लॉर्ड मिंटो को क्या कहते हैं, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पिता कहा जाता है, ठीक है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पिता कहा जाता है, ठीक है। और क्योंकि इस अधिनियम की मेन जो फीचर था, इस अधिनियम का मेन फीचर जो था वो था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान, ठीक है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान इस अधिनियम की विशेषता थी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पिता किसे कहा जाता है, ये आपको लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है, ठीक है। और इसमें बताने लायक जो है बस अभी यही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो शेयर करना ना भूले। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम में आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम में आया था, 1909 में आया था। उसी को 10 साल बाद, ये 1909 में आया था, ये 1919 में आया था, ठीक है। 1919 में भी ये आया था, ठीक। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत आया था, ठीक है। और एक चीज़, इस अधिनियम जो है ये जो मतलब पुराना अधिनियम था जो 1909 था, उसको अवलोकन करने के लिए ये आया था। इसको मतलब उसको सही करने के लिए और मतलब उसका अवलोकन करने के, ऑब्जर्वेशन करने के लिए क्या सही है क्या गलत है, इसलिए ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार वर्ल्ड भी लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम आगे बढ़ें तो हाँ, इसमें 1919 की बात है। अच्छा, इस अधिनियम के तहत हमको क्या मिल गया, इस अधिनियम या इसके मतलब सुधार में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में भी दो बातें ध्यान रखिएगा। मॉन्टेग्यू कौन थे, चेम्सफोर्ड कौन थे। देखिए मॉन्टेग्यू जो है फिर वही सचिव थे और चेम्सफोर्ड कौन थे, वायसराय थे,
ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 1919 में ये आया था और इसमें पहली बार मतलब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार प्रदान किया गया था। क्या महिलाओं को वोट डालने का अधिकार भी इसी के तहत मिला था, ठीक है। और 1927 में साइमन कमीशन आया था, वो भी इसी का एक पार्ट है, ठीक है। 1919 में और क्या हुआ था, 1919 में सबसे बड़ी चीज़ बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून आया था, इसे काला कानून कहते हैं, रॉलेट एक्ट कहते हैं, ठीक है। तो 1919 काफ़ी 1919 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति भी कहा जाता है हुई थी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि और 20, 21, 22 तो ऐसे ही ऑप्शन थे, ठीक है, उसमें कुछ नहीं आया था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना इसमें भूल गया कि जो केंद्र में जो केंद्र है, सेंट्रल है, उसमें द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था की गई थी, द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। और इसके अंतर्गत भारत में द्वैध शासन प्रणाली की भी व्यवस्था की गई थी, द्वैध शासन प्रणाली की भी इसके अंतर्गत व्यवस्था की गई थी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा, ठीक है। एक दो बार वीडियो ज़रूर देखिएगा तो आपको पसंद ज़रूर आएगा, आपको समझ में ज़रूर आएगा, क्योंकि ये वाला चैप्टर का MCQ जल्दी कोई बताता है नहीं, ठीक है। ये बहुत ही बोरिंग और बहुत अजीज़ चैप्टर होता है। किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया था? किस अधिनियम के तहत भारत का गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया था? ये 1858 का अधिनियम है, 1858 का अधिनियम। या 1858 के अधिनियम में भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय कहलाएगा। देखिए 1858 एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक सेकेंड, हाँ तो दोस्तों मेरा मोबाइल बंद हो गया था, कोई नहीं। तो हाँ, ये क्वेश्चन कहता है किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया था? तो दोस्तों 1858 का जो अधिनियम था उसमें गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया था। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है, ठीक है। देखिए हुआ क्या था कि 1857 में क्रांति हुई थी, सभी को पता है, और 1858 तक इसको दमन कर लिया गया था, ठीक है। 1857 की क्रांति के मुख्य हीरो मंगल पांडे जी थे, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो कई सारे हीरो निकले थे, मतलब हीरो का इन द सेंस मतलब क्रांतिकारी लोग निकले थे और दमनकर्ता निकले थे, वो दोनों एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से क्रांतिकारी कहाँ से आए थे और उनको दमनकर्ता कौन से थे। सबसे इम्पोर्टेंट झांसी से थी महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी रानी लक्ष्मीबाई थी जिनका, और तात्या टोपे निकले थे, जगदीशपुर से कुंवर सिंह निकले थे, ठीक है, और कानपुर से नाना साहब निकले थे, ठीक है, और लखनऊ से बेगम हज़रत महल निकली थी, और दिल्ली से बहादुर शाह जफ़र निकले थे, और बहादुर शाह जफ़र को इसका बादशाह घोषित कर दिया गया था। तो इतने बातें आपको 1857 की रटी होनी चाहिए, ठीक है, इतनी बातें आपको 1857 की रटी होनी चाहिए। फिर इसी के चलते ही 1858 का अधिनियम आया था, क्योंकि अब जो है क्या हुआ था कि अब जो सत्ता थी वो कंपनी ख़त्म होकर के ब्रिटिश महारानी के हाथों जो है वो हस्तांतरित कर दी गई थी, ठीक है, ब्रिटिश महारानी के हाथों हस्तांतरित कर दी गई थी, ठीक है। तो अब उसी के तहत जो कुछ हस्तांतरित होता है तो कुछ पद के नाम भी बदलते हैं, उसी के तहत भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय कहलाएगा, ठीक है। तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे और भारत के वायसराय कौन थे? देखिए जो अंतिम गवर्नर जनरल था वही भारत का पहला वायसराय था, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो और इस अधिनियम के तहत एक नया पोस्ट राज्य सचिव का पद जो है वो सृजन किया गया था। और जो 1784 में, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, जो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था, उसमें द्वैध शासन जो प्रणाली शुरू की थी उसको ख़त्म कर दिया गया था। जो द्वैध शासन प्रणाली शुरू करी गई थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, वो ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है। तो इतनी सारी बातें जो हैं वो 1858 के समय घटित हुई थी, ठीक है। तो ठीक है, तो आपके होमवर्क है, आप लोग ज़रूर सर्च कीजिएगा कि प्रथम वायसराय कौन था और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। उम्मीद करता हूँ आप लोग कमेंट में ज़रूर लिख करके बताएंगे मुझे, ठीक है। फिर बात उठती है कि भारत से बर्मा किस वर्ष में अलग हुआ था? कहो सर ये कैसे इसमें आ गया? तो देखिए जो 1937 में जो है वो भारत से बर्मा जो है वो अलग कर दिया गया था। 1935 का जो अधिनियम आया था, 1935 का जो अधिनियम आया था उसके तहत 1937 में इसको अलग कर दिया गया था, ठीक है। 1935 के प्रावधानों के अनुरूप ही 1937 में जो है बर्मा अलग हो गया था,
ठीक है। और 1935 का अधिनियम आप जानते हैं कि हमारा जो प्रेजेंट टाइम का जो संविधान है लगभग उसके कई सारी चीज़ मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो हम लोग यहाँ से लिए हुए हैं। भारत शासन अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 से, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम के बारे में एक दो चीज़ बात और ध्यान रखिएगा। जो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की थी पहले अब मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो उसके तहत इसको समाप्त कर दिया गया। तो उसमें शुरू कर दिया गया था और इसमें जो है वो समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। और इसमें जो है ना 331 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थीं, ठीक है। और इस अधिनियम में जो है वो 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। हाँ, कमेंट में एक चीज़ और बताइएगा, प्रेजेंट टाइम में द्विसदनात्मक व्यवस्था कितने राज्यों में चल रही है, कितने राज्यों में 2 सदन चल रहे हैं, मतलब विधानसभा भी चल रही है, विधान परिषद भी चल रही है, ठीक है। ये बात आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इससे आपका ही बेटर वो होगा, ठीक है। हाँ, तो जाहिर करता हूँ आपको ये सेशन ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो मैं जल्द ही अपने अगले वीडियो में मिलता हूँ, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और हो सके तो शेयर कर दे दोस्तों में, और बेल आइकन नहीं दबा पाए तो बेल आइकन दबा दें। समय समय पर अच्छे न्यूज़ के साथ और अच्छे MCQs के साथ मिलते रहेंगे। तो जल्द ही मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।